हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी 6 to 10 क्लास के बच्चे ऑल बोर्ड सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से वेलकम है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 अभी फिलहाल फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिनके माध्यम से आप चीजों को बिल्कुल इजी वे में और एक सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो भी दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी इन लेक्चर्स का लाभ मिल सके। और साथ में बगल में लगी हुई बेल आइकन की घंटी है, उसको भी आप लोग प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और आपके बोर्ड पेपर का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए वो टाइम आ चुका है, नवंबर चल रहा है, जिसमें आपको एक कड़ी मेहनत की जरूरत है, जिसकी वजह से आप अपने जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हैं, जहां से आपका करियर डिसाइड होता है, उस चीज को बेहतर कर पाए। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला के बारे में बताने की बात की थी। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, क्या होता था, इस चीज के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके सामने सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा कि सेक्शन फार्मूला आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होता है, सेक्शन फार्मूला इसका नाम क्यों पड़ा और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फार्मूला शुरू से ही पता होगा आपको कि अगर आपको कुछ दिया हो, उसकी हेल्प से आप कुछ फाइंड आउट कर पाए, तो हमारे लिए फार्मूले का काम करता है, जिससे कि हमें कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए जो हमारा काम ना बन पा रहा हो बन जाए, चाहे वो हमारे लाइफ में हो चाहे वो मैथ्स में हो। सेक्शन का मतलब आपको पता होगा कि हम इसको पार्ट कहते हैं, पार्ट। ठीक है, अगर कोई चीज है उसको समथिंग पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसको हम लोग सेक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी पिछले चैप्टर में डिस्टेंस भी निकाले, तो आप लोगों ने वहां देखा होगा कि वहां पे जब आपने दो पॉइंट्स को मिलाया, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो वहां एक लाइन बनी थी, और उस लाइन के बीच के आप लोगों ने लाइन सेगमेंट बना था, उसके बीच की आप लोगों ने क्या निकाला था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। जिसमें अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें से एक हमारा x1 y1 है, आपने देखा, दूसरा x2 y2 था, और इसकी डिस्टेंस को आपने ए बी दिया था, तो आपने कहा था कि सर एप्सिका का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, एप्सिका x1 x2 है तो x1 माइनस x2 का डिफरेंस ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, y1 माइनस y2 कर लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और दोनों का क्या लगा दो कि स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ए बी की वैल्यू हो जाएगी। ये हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में पड़े हैं इस चैनल में। तो आप लोग 10th क्लास के जो भी बच्चे हो, RS अग्रवाल मैथ्स की बुक की जो स्टैंडर्ड बुक है, उस चीज का आप लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग इसी जो ये लाइन सेगमेंट है मेरा, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो आपको पता है कि अगर हम लोग चीजों को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां पे तो दो तरीके का पार्टीशन होता है। एक तो मैथ्स में इंटरनल बोला जाता है और एक एक्सटर्नल बोला जाता है। इंटरनल का मतलब होता है कि जो आपका ये लाइन सेगमेंट है, इसमें आप कहीं पर भी एक जगह से इसको बांट दो, तो हम लोग इस जगह से बांट रहे हैं, जिसका नाम हम लोग पी देंगे, राइट। हम लोग पी से बांट रहे हैं, तो उसका जो रेशियो बन रहा है बांटने का, वो एपी और बीपी हम लोग कह रहे हैं, और उसको हम लोगों ने जनरल एपी पार्ट को एम नाम दिया, बीपी पार्ट को एम दिया, तो ये कितना बना, m/n में। ठीक है, राइट। हम लोगों ने अपने इस लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, m/n से, कहां पर से, पॉइंट P के द्वारा। ठीक है, P से हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। अगर आपसे P का कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो उसका हम लोग जो P का कोऑर्डिनेट होगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग कुछ समथिंग लेट कर लेंगे कि जो P होगा वो हमारा x, y होगा। ठीक है, अब अगर आपको x लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों,
x लिखना होगा। मान लीजिए आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, आपको जो आपको डिवाइड किए हो रेशियो में m/n पता होगा, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इस m को जो कि इधर x1 y1 की तरफ है, इसको x2 y2 की तरफ आपको समझना है। मींस m को आपको x2 से मल्टीप्लाई कर देना है और n को आपको x1 से मल्टीप्लाई कर देना। आप देख सकते हैं ये एरो मैंने मार्क किया है। बताइए m को किससे इंटू करना है, x2 से। ये फार्मूले आपको प्रैक्टिस में अपने आप लर्न हो जाएंगे। m को x2 से कर देना है और n को मेरे प्यारे बच्चों x1 से कर देना है, और प्लस करके मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं, जब आपने इंटरनल डिवाइड किया है m+n कर दीजिए, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 अपान m+n। सेम चीज मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू कुछ नहीं, जहां x है वहां y कर दो, m इंटू x2 की जगह क्या हो जाएगा y2 प्लस m इंटू x1 की जगह हो जाएगा y1 अपान m+n, ठीक है। तो ये आपका x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपान m+n, y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपान m+n। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी पर इंटरनल जो आप लोग लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हो, तो कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि होगा तो इंटरनल ही डिवीजन, लेकिन एट एक्स एक्सिस। तो इसको मैंने कई बार बता चुका है कि जब आप एट एक्स एक्सिस पर इसी इंटरनल डिवीजन में चीजों को लेंगे, तो वहां पे आपको, अगर ये एक्स एक्सिस की बात करेगा तो वहां पे आपको y सीधा 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि जो इसका ये कोऑर्डिनेट x, y था वो क्या हो जाएगा, हम शुरू दिन से पढ़ रहे हैं, x, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो अगर आप y 0 रख दोगे, अब बताओ, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर 0 बराबर my2 प्लस ny1 अपान m+n। बताओ होगा कि नहीं होगा, इसका इस्तेमाल करोगे इंटू 0 हो जाएगा, तो कितना बनेगा my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू 0, तो my2 इज इक्वल टू माइनस ny1, क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पे अगर आप y1 y2 एक तरफ mn एक तरफ करना चाहते हो, तो आप कहोगे कि m अपान n की जो वैल्यू आएगी सर, तो n के साथ y1 का इंटू था, तो माइनस y1 अपान n के साथ y2 का था। हमें इसको इस तरह रेशियो में लिखना है कि क्रॉस में n के साथ y2 जाए और n के साथ y1 जाए। आप देख पा रहे होंगे जो ये m के साथ y2 था इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, और n के साथ y1 था इसको न्यूमरेटर में कर देंगे, तो m अपान n की वैल्यू आ जाएगी माइनस y1 अपान y2, क्लियर। और जो x की वैल्यू होगी उसको तो हम लोग इसी mx2 प्लस nx1 अपान m+n से फाइंड आउट कर लेंगे। इस चीज का कैसे यूज लेंगे, जब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे इस चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन में आपका x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देगा, वहां रेशियो भी पूछेगा और ये बोल देगा कि आपका जो लाइन सेगमेंट है वो आपका किसके द्वारा इंटरनली डिवाइड हो रहा है, बाय एक्स एक्सिस। तो आप y 0 रखकर पहले रेशियो निकालोगे, फिर जो ये वैल्यू आएगी रेशियो की m और n की, x1 x2 पता होगा तो वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लियर। सेम पैटर्न पर अगर x एक्सिस नाम के बुक वाला नाम ना दे, इसको y एक्सिस जब कभी भी बोलेगा तो वही चीज हम लोग करेंगे, x आपका 0 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। और उस समय जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे बच्चों, तो क्या होंगे, 0, y होंगे। तो अब जब कभी भी आपको y एक्सिस करेगा तो आपको x को 0 रखना है। तो यहाँ पे जब x 0 रखोगे तो इससे जो m अपान n की वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे कि सर माइनस x1 अपान x2 आ जाएगा। सेम तरह से जैसे यहाँ पे जब आपने y 0 लिखा तो m अपान n की वैल्यू माइनस y1 अपान y2 है, जब x 0 करोगे तो यहाँ से माइनस x1 अपान x2 आ जाएगा। तो इसका आप कैसे यूज लेंगे वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस पे बता दूंगा सारी चीज का। तो मेन तो आपके ये फार्मूले हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इंटरनल डिवीजन होगा तो mx2 प्लस nx1 अपान m+n, y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपान m+n, x एक्सिस होगा तो y 0 होगा, कोऑर्डिनेट x, 0 बनेंगे। y एक्सिस होगा तो x 0 होगा तो कोऑर्डिनेट 0, y बनेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग इंटरनल
सेक्शन के बाद अब हम लोग यही लाइन सेगमेंट आपका जो था इसको हम लोग एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। जैसे एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई पॉइंट एक बाहर लेना है और वहां से डिवाइड कर देना है। मतलब जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं, बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा लाइन सेगमेंट था, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका y1 है, इसका x2 है, इसका y2 है, ठीक है। तो आपको कोई पॉइंट P बाहर ले लेना है, सेम वही चीज होगी, तो यहां से आपको डिवाइड करना है। तो अभी भी ये B है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो जो आपका AP होगा, जैसे पीछे था ये M था और BP आपका कितना होगा, N होगा। रेशियो AP इज टू BP की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होना चाहिए, M इज टू N होना चाहिए। और जो ये पॉइंट P है, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल। इंटरनल के बाद क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट हम लोग सिंपली मान लेंगे x, y। तो आप देख पाएंगे कि अगर हमको P के कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x1 y1 x2 y2 दे रखा होगा और रेशियो दे रखा होगा m और n, और डिवीजन कैसा है, जो हम लोग पॉइंट P से इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहे हैं वो एक्सटर्नली कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो अब जो वहां पे प्लस था सेम चीज होगी, m का x2 के साथ, n का x1 के साथ, लेकिन यहां माइनस हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे m बड़ा होगा n छोटा होगा हमेशा, m इज ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। और जो y की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी, m इंटू x2 की जगह क्या हो जाएगा, वैसे y2, x1 की जगह y1 अपान m माइनस n। ये आपका फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी वही बनती है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि जब एक्स एक्सिस की बात करेगा, राइट, एक्स एक्सिस, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा y 0 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट बनेंगे x, 0, और जब x, 0 बनेंगे और y यहाँ 0 रख दोगे तो आप कहोगे कि सर जो m अपान n की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, y1 अपान y2। क्लियर, इसमें y 0 रख दोगे तो m अपान n की वैल्यू अभी मैंने बताया था y1 अपान क्या निकल आएगी, y2। और उसी प्रकार से अगर आपका एट y एक्सिस की बात करेगा मेरे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर हम लोग y एक्सिस पर x 0 कर देंगे। बताओ क्या कर देंगे, x 0 कर देंगे। जब x 0 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, y, और उस समय आपका जो m अपान n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1 अपान x2। क्लियर, ये आपका सेक्शन फार्मूला जिस पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होता है और इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब होता है। और एक्सटर्नल डिवीजन होगा उसके फार्मूले हम लोग कैसे निकाल पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इंटरनल डिवीजन होता है तो उसके फार्मूले हम लोग कैसे निकाल पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक कोऑर्डिनेट x1 y1 मानना है, एक कोऑर्डिनेट x2 y2 मानना है, रेशियो आपको m/n मानना है, और जो आपको जहां से डिवाइड हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट x, y लिखना है। आपको अपना फार्मूला पुट करके सीधा वैल्यू पुट कर देना है, राइट। अच्छा, अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लोग इसमें जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बिल्कुल आना ही आना है आप लोगों के लिए, उस चीज को हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वो चीज क्या है तो आप लोग देख पाएंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके भी बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, नाम तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है आप उसका मिड पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि सर हमने ये ले लिया कोऑर्डिनेट x1, y1, ये कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, और इसका इस लाइन सेगमेंट AP का
क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का मिड पॉइंट, ये पी। अब ये मिड पॉइंट लेने पर एकदम डैम श्योर है कि दोनों रेशियो बराबर होगा, मतलब एपी और जो बीपी है दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बता रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी इसका नाम है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हमें मिड पॉइंट की बात करेगा तो उस समय रेशियो की वैल्यू सेम होगी, ये 1:1 भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू होगी एपी बीपी की। हमेशा आप अगर दोनों को इक्वल करोगे और दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, तो दोनों रेशियो की जो वैल्यू है एपी और बीपी की, मींस एम और एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। और उस समय अगर आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर हमें नहीं पता तो हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्स कामा वाई लेट कर रहे हैं, तो जो पी के कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई की वैल्यू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम ऑफ एप्सिका डिवाइडेड बाय 2। अब कहोगे सर इसकी एप्सिका x1 है, इसकी एप्सिका x2 है, तो इन दोनों जो एप्सिका है लिखी हैं इनका प्लस करके आप हाफ कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 x की वैल्यू होगी। और जो y की वैल्यू होगी आप लोग समझ गए होंगे, तो आप कहोगे कि सम ऑफ ऑर्डिनेट, कुछ अलग से नहीं है, और डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ऑर्डिनेट मेरा ये वाला है y1 है, सॉरी मार गलत लग गया, ये y1 है और दूसरा वाला क्या है, y2 है। आपको ये याद रखना है, जब मिड पॉइंट फार्मूला निकालोगे तो उसमें एप्सिका का सम का हाफ कर दोगे, ऑर्डिनेट का सम का हाफ कर दोगे, तो जो मिड पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल पाएंगे। क्लियर? इन वीडियोस को याद नहीं करना है, फार्मूले याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार देखना है। जब आप एक बार देख लोगे, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें का कोई भी पार्ट आपको भूल नहीं पाएगा। क्योंकि जब पहली बार आप देखोगे तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको जो है, जब आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि नई चीजें हैं। लेकिन जब आप एक बार दो बार इन्हीं वीडियोस को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगे। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है, मैं इन सब चीजों के बारे में आपके सामने डिस्कशन करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। चलिए उसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऐसे तो मतलब डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन किन किन क्वेश्चंस में कैसे पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू यूज वी मिड फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, जो मिड पॉइंट का फार्मूला आया है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए, एक तो आपका जो क्वेश्चन पेपर में आपका दिखेगा, चाहे वो बोर्ड पेपर हो चाहे वो बुक होगा, एक तो आपका एक सर्किल बना देगा, कहेगा कि भैया ये आपका जो है डायमीटर होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसमें कहेगा, मान लीजिए ये जैसे ही डायमीटर होगा तो आप कहोगे कि जो ओ होगा सर्किल में, बताओ क्या होगा, आप कहोगे कि सर मिड पॉइंट होगा ए बी का। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही तो मतलब होता है कि अगर ये डायमीटर हो गया, ओ इसका सेंटर दे रखा है, तो ये आपके दोनों वैल्यू जो ओ ए और ओ बी उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस समय अगर आपको जो ए और बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 कामा y1 है, बी का x2 कामा y2 है, तो उस समय आप कहोगे कि जो सर ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे सम ऑफ एप्सिका का हाफ, तो अगर हम लोग इसको x कामा y मानेंगे तो ये क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आपको ये समझना पड़ेगा अपने से कि अगर मेरा इसने डायमीटर दिया है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है, मिड पॉइंट के पूछा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि ये डायमीटर होता है, उसका जो ये सेंटर ओ होगा मिड पॉइंट होगा, जिसकी वजह से ओ ए और ओ बी की जो लेंथ है आपस में, रेडियस है, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
ये टाइप 1 है आपका, जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। जो दूसरे टाइप का सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो रोम्बस में लगता है। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे रोम्बस में। रोम्बस में किस तरह से लगता है, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो रोम्बस के बारे में मैंने डीप में जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही शुरू किया था, तो उसी समय मैंने पहले ही दे दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों, रोम्बस एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी चारों साइड की लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डायगोनल होते हैं ऑफ द, मेरे प्यारे बच्चों, रम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, चारों के लिए ये चीज होल्ड करेगी, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के तो डायगोनल इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, मींस इक्वल नहीं होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। क्लियर? तो अब बताओ, अगर मैं कोई भी ये फिगर होता, मुझे मेन मैटर बाइसेक्ट से है, इक्वल से नहीं है, तो ये डायगोनल AC और BD बनता। इसका अगर मैं मिड पॉइंट मान लो, बताओ P ले लेता, तो अगर AC और BD जो एक दूसरे के डायगोनल है, P पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो होता है कि जो P होगा दैट इज मिड पॉइंट ऑफ, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, तो P मिड पॉइंट किसका होगा? आप कहोगे सर AC का भी होगा, और P मिड पॉइंट किसका होगा? तो आप कहोगे कि सर P इज द मिड पॉइंट ऑफ, मेरे बच्चों, BD। बताओ होगा कि नहीं होगा? यही तो मतलब है कि अगर AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इनके लेंथ तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनके जो ये यहाँ P से पार्ट है, PA PC, वो इक्वल है, PD और PB वो आपस में इक्वल है। तो अब बताओ, अगर PAC का मिड पॉइंट होगा, तो अगर ये मुझे कभी दे देगा कि A का कोऑर्डिनेट जो इसके वर्टिसेज हैं x1, y1 है, C का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो उस हिसाब से AC का यूज करके मैं P के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? तो आप कहोगे कि सर एप्सिका का सम का हाफ x1 प्लस x2 अपान 2, और ऑर्डिनेट का सम का हाफ आप कहोगे कि सर y1 प्लस y2 का हाफ। बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सेम इसी तरह से अगर BD का B मिड पॉइंट P है, और B का कोऑर्डिनेट x3, y3 है, और D का कोऑर्डिनेट x4, y4 है। मेरे प्यारे बच्चे, सवाल मिलना है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। BD का मिड पॉइंट P है, तो उस हिसाब से भी आप कहोगे कि सर जब हम लोग BD का मिड पॉइंट लेके P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x3 प्लस x4, ये x3 है इसका, इसकी x4 है, इसका सम का हाफ, और y3 प्लस y4 इसके सम का हाफ। होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझको। क्लियर? तो आप देख पाएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है उसको किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करना सीखा। तो आप देख पा रहे हैं कि P क्यों AC का मिड पॉइंट हुआ, तो P का कोऑर्डिनेट सम ऑफ एप्सिका का हाफ, सम ऑफ ऑर्डिनेट का हाफ। BD भी जो P है उसका मिड पॉइंट है, चूंकि डायगोनल बाइसेक्टेड हो रहा है, तो x3 प्लस x4 का हाफ, y3 प्लस y4 का हाफ। अब इसके बाद आगे का स्टेप, ये चूंकि वेरिएबल्स की वैल्यू है तो थोड़ा सॉल्व होना मुश्किल हो पाएगा, बस हमको कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चंस में जहां भी आएगा ये भी P है, ये भी P है, ये जब एक ही P के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों की जो वैल्यूज होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगी? आपस में इक्वल होगी, और हम लोग इक्वल करके आगे की वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। ठीक है? तो आगे का क्वेश्चन जब अभी आएगा तो मैं आप लोगों के सामने कराऊंगा, तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला जो भी होता है, उसका हम लोग इस तरीके से अपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले हैं या जो क्वेश्चंस हैं, उनमें डिफरेंट टाइप से यूज लेते हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज की मुझको यहां जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो हम लोग सेक्शन फार्मूले का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अभी भी सेक्शन फार्मूले में, वो हमारा सेंट्रॉइड बचता है। क्या बचता है मेरे प्यारे बच्चों? सेंट्रॉइड।
तो पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होगा कि सर सेंट्रॉइड क्या होता है। तो मैं बता देता हूं, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके आप मीडियंस को खींचे, तो अब बच्चों को मीडियंस नहीं पता होगा। तो मीडियंस का मतलब ये होता है बच्चों की ट्राइंगल में, क्योंकि हम लोग चैप्टर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल में आप अगर ये 3 वर्टिसेस हैं, जैसे मैं ए की बात कर रहा हूं, ए के अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड की जो साइड है बीसी, इसका आप मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट कंपलसरी है कि आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट, और ए को सी से मिला दो, तो जो एडी होगी वो इस समय मीडियन कहलाएगी। क्लियर? तो मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर आप ज्वाइन कर दें, तो जो ये लाइन सेगमेंट एडी बना, इसका नाम मीडियन होता है। ठीक है? इसी प्रकार अगर आप बी से खींचो मीडियन, तो आप कहोगे कि सर मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं ई, इसको मिला देता हूं, तो ये बीई हो जाएगी। अब इसके बाद आप कहोगे कि सर सी से खींचना है, तो मैं ए बी का ले लेता हूं, या इसको आप मिला दो। आपने देखा कि यहाँ पे आपने 3 मीडियन से ड्रा किया, एडी, बीई और सीएफ। इन्हीं तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन तीनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, अगर मैं इसका नाम जी कहूंगा, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो आप लिखो, बताओगे उसको कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसे सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो मैं यूनिक प्रॉपर्टी बता देता हूं कि दुनिया में जितनी भी मीडियंस होती हैं, किसी भी ट्राइंगल में होती हैं, तो वो जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, तो एक रेशियो में इंटरसेक्ट होती हैं। तो आप देख पा रहे होगे, अगर यहाँ की एडी मीडियन है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जी है, एजी पार्ट बड़ा है, जीडी पार्ट छोटा है। इसी तरह बीजी पार्ट बड़ा है, जीई छोटा है, सीजी पार्ट बड़ा है, जीएफ पार्ट छोटा है। तो जो बड़ा पार्ट होता है किसी भी मीडियन का, उसको 2 माना जाता है, और छोटे पार्ट को 1 माना जाता है। तो अगर मैं एडी मीडियन लूं, तो आप कहोगे कि सर जो एजी और जीडी का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अगर किसी ने कहा सर मैं बीई मीडियन लेना चाहता हूं, तो जो बीजी और जीई का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अगर किसी बंदे ने कहा सर मैं सीएफ लेना चाहता हूं, तो जो सीजी और जीएफ इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये मीडियंस की ट्राइंगल में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियंस होती हैं, जब ट्राइंगल में एक दूसरे से मीट करती हैं, तो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे सेंट्रॉइड के जो ट्राइंगल के होते हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पेपर में मिलेंगे। इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे, और इसको x3 y3 करेंगे। ठीक है? आपको जो अगर वो सेंट्रॉइड पूछेगा तो वर्टिसेस देके रखेगा, या मान लो सेंट्रॉइड दे देगा तो 2 वर्टिसेस देगा, तीसरा पूछ सकता है। किसी भी तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है, तो मैं सब उस चीज को प्रैक्टिस में करा दूंगा। तो अगर आपको सेंट्रॉइड के पूछेगा, तो इसके तो हमको पता नहीं, इसको हम लोग मान लेंगे x, y। ठीक है? जनरली तो जो x की वैल्यू होती है, यहाँ पे सम ऑफ एप्सिका, जो भी आपके एप्सिका के कोऑर्डिनेट हैं, उनको डिवाइड करके 3 से भाग दे दो, मतलब उनको सॉरी प्लस करके 3 से भाग दे दो। तो आप कहोगे कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 x की वैल्यू होगी। बिल्कुल उसी प्रकार जब y की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑर्डिनेट में y1 y2 y3 है, आप देख पा रहे होंगे x1 x2 x3 एप्सिका थी, y1 y2 y3 ऑर्डिनेट था, इसका प्लस करके 3 से भाग दे दो। अब बताओ, आप कहोगे कि सर जो हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बने g के,
वो क्या बने, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 बना। बना कि नहीं बना? ये आपका जो दूसरा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका नाम आप लोग जान पा रहे होंगे कि ये नाम है इसका सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। वो सेक्शन फार्मूले का एक पार्ट है, जिसमें से कि मेरे हिसाब से मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर का जो मैंने 2-3 टॉपिक आपको बताए, सेंट्रॉइड क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, और मिड पॉइंट फार्मूले का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कैसे लेते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सेक्शन फार्मूले में नहीं बन पाएगा जिसको आप ना कर पाओ। बस जरूरी है ये वीडियोज आपको एकदम से प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप उन चीजों को इजी स्टेप में कर पाएंगे। ये हमारा सेक्शन फार्मूले का बेसिक है। तो ये यहीं पर हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हुए और अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक हाई एफर्ट, हाई पोटेंशियल के साथ अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मेहनत करिए। मैंने बता रखा है आप लोगों से कि मैं जल्द ही जनवरी में अनसॉल्व लेकर आऊंगा, इसलिए मेरी कोशिश है कि जो चैप्टर डिफिकल्ट हैं उनको मैं तेजी से करा पाऊं। 2 महीने 1.5 महीने में, लगभग 1 महीने 10 दिन बचा है, जनवरी से शुरू कर दूंगा 1 महीना। चाहे वो फिजिक्स का अनसॉल्व होगा, चाहे वो मैथ का अनसॉल्व होगा, चाहे वो केमिस्ट्री का अनसॉल्व होगा। तो कम से कम थोड़ा सा जो डिफिकल्ट चैप्टर का मैं बता रखूंगा, तो उस समय मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे चैप्टर तो करा पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग बराबर मेहनत करिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू।